नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुना स्वागत करता हूं आपका स्टडी इन दीप्स एम्पायर में। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था गतिज ऊर्जा के बारे में। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में मैं आपको सबसे पहले जो बताऊंगा वो बताऊंगा किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो सकती है। ठीक है, तो वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो यह हम जब वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाएंगे तो क्या होगा कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका जो मेन कारण है वो है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध क्या होगा, कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जब ऊपर की ओर उठाएंगे तो इसमें क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हम काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचता है, हम उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को उस वस्तु, ठीक है, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किसी बिंदु पर वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। तो यानी अगर हमको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमने भूमि से उसको जहाँ अंतिम पॉइंट पे ऊपर की ओर फेंका है वो कितना है। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना क्या होता है, बहुत ही सरल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ज़मीन पे एक गुटका रखा था, इसको हमने ऊपर ऊंचाई की ओर फेंका, तो जहाँ पे ये गया इसको, इस डिस्टेंस को हमने एच बोला है। ठीक है, तो यही एच क्या होगा यहाँ पे, ये देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब एक फॉर्मूला लेके आएंगे, एक फॉर्मूला, क्योंकि अब एक फॉर्मूला होगा तभी हम यहाँ पे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक द्रव्यमान यानी एम द्रव्यमान का यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था एम द्रव्यमान की वस्तु थी। ठीक है, गतिज ऊर्जा में आपको याद होगा, मान लीजिए इसे धरती से एच ऊंचाई पर, और एच ऊंचाई मैंने आपको बताया ये धरती है, तो यहाँ से हम जिस पॉइंट पे लास्ट पे उसको फेंकेंगे उसको हम एच ऊंचाई का नाम दे देंगे। ऊपर उठाया गया है। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल जो होता है वस्तु के भार के बराबर यानी mg होगा। ठीक है, वस्तु में इस प्रकार किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, उपार्जित होगी। मान लीजिए कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य है वो कितना है, W है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में काम किया गया है वो क्या है, W है। तब क्या होगा, तो आप देखिए किया गया कार्य यानी W इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे बल हमने देखा अभी कितना मिला था हमको, mg मिला था यहाँ पे, है ना। गुणा क्या कर देंगे, विस्थापन। तो विस्थापन हमने देखा कितना हो रहा है, h, यानी जो हाइट थी वही उसमें विस्थापन हो रहा है। तो इसको जो फॉर्मूले को हम लिखेंगे वो लिखेंगे mgh। ठीक है, तो यहाँ पे से हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा mgh। क्योंकि वस्तु पर किया गया जो कार्य है mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। तो यहाँ पे जो इकाई उपार्जित होगी वो कितनी होगी, mgh इकाई के बराबर। यह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा को EP से हम यहाँ पे डिनोट कर रखा है, तो EP इक्वल टू हो जाएगा mgh। ठीक है, तो यहीं पे ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो इसी पे हम क्या करेंगे, आइए पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, उदाहरण देखो आप ये वाला। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है। तो 10 किलोग्राम उसका भार है और कितना उठाया गया है, 6 मीटर उठाया गया है। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए, जहाँ पे कि g की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, कितनी होती है, 9.8 होती है। ठीक है, तो g की वैल्यू इतनी दे रखी है और हमको क्या दे रखा है, मास दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो तीनों चीज़ें हमको दे रखी हैं, तो हम इसको डायरेक्ट mgh वाले फॉर्मूले में डाल देंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है 10, h की वैल्यू है 6 और यहाँ पे g की वैल्यू हमको दे रखी है 9.8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 588 जूल। ठीक है, ये जूल में परिवर्तन हो जाएगा जब हम kg गुणा m प्रति s करेंगे, s स्क्वायर, और इसको करेंगे m से गुणा। तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पे 588 जूल। इसी के साथ यहाँ पे एक और उदाहरण है, इसको आप खुद कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें स्थितिज ऊर्जा दे रखी है और हमको हाइट निकालनी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो क्या ऊर्जा में विभिन्न
क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय होते हैं? तो ये भी हम देख लेते हैं। प्रकृति में हमें क्या होता है कि ऊर्जा के रूपांतरण के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि हम आपने देखा होगा, जो बिजली होती है हम उससे क्या करते हैं, अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, तो एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में मुझे लगी वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप इसको पहले यहाँ से पढ़ें और उसके बाद क्लास 8 की बुक खोलें, वहाँ से भी एक बार आप उसको देख लें, क्योंकि वहाँ भी इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक ही रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसका ये मतलब है कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है। ठीक है, इसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, ना ही हम ऊर्जा को बना सकते हैं अपने आप से और ना ही इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। रूपांतरण से पहले व रूपांतरण के पश्चात जो है कि कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। यानी जो है, जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उसको भेजेंगे ऊर्जा को, तो क्या होगा, तो उसके पश्चात जो होगा कि कुल ऊर्जा क्या रहेगी, सदैव अचर रहेगी। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य होता है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये हर जगह मान्य होगा, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। एक सरल उदाहरण पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ मैं। एक एम द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। ठीक है, तो 1 किलो की कोई वस्तु है, मैंने 10वीं मंजिल से वो नीचे की ओर गिराना शुरू कर दिया। तो प्रारंभ में क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा यानी जो हमने अभी पढ़ा mgh तथा गतिज ऊर्जा, ये दोनों क्या होंगे, शून्य होंगे। क्यों होंगे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप इससे प्रीवियस वाला मेरा लेक्चर जरूर देख लें। तो शून्य होगा, यह शून्य होगा क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार वस्तु की जो कुल ऊर्जा होगी वो होगी mgh। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, जब ये नीचे की ओर गिरने लगेगी तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो धीरे धीरे mgh जो है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगा। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा mv² हो जाएगी। ठीक है, वस्तु जैसे जैसे नीचे की ओर गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होते जाती है तथा गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ते जाएगी। यानी इन दोनों का यहाँ पे उल्टा रिलेशन हमको समझ में आता है कि स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। ठीक है, जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भूमि से भूमि की हाइट तो जीरो ही होगी। इस अवस्था में वस्तु का जो अंतिम वेग होगा वो क्या होगा, v होगा, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसलिए अब गतिज ऊर्जा का अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पे न्यूनतम होगी। गतिज ऊर्जा अधिकतम तब होगी जब वस्तु क्या होगी, सबसे लोअर पॉइंट पर होगी। ठीक है, ये बात भी आप याद रख लेना यहाँ पे। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहेगा। यानी हर बिंदु पे क्या होगा, इनका योग समान रहेगा। ये आप खुद से समझ रहे होंगे। यहाँ पे पहले अगर स्थितिज ऊर्जा 10 थी तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी थी, 0 थी। जब स्थितिज ऊर्जा 9 हुई तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 1, तो इनका जोड़ फिर से 10। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे तो हर जगह पे अचर ही रहेगा। तो साथ ही में अगर हम यहाँ पे देखें, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू अचर होता है। और साथ ही में यहाँ पे mgh इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक अचर होगा। अगर हम यहाँ पे काटना चाहें तो m से m काट सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या है कि mgh प्लस हाफ mv² क्या होगा, इक्वल टू अचर होगा। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है मित्रों, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लो, mgh प्लस हाफ mv²। ठीक है, ये इक्वल टू हम यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। अब देख लेते हैं यहाँ से आगे, हमको अगर इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो भी देख लेते हैं।
यहाँ पे आप देखो कार्य करने की दर, कार्य करने की दर पे यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। इस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट तो है नहीं। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है कि कार्य करने की दर तथा ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की दर या रूपांतरण की दर को। यदि कोई अभिकर्ता यानी कोई एजेंट टी समय में डब्लू कार्य करता है तो शक्ति का मान जो होगा वो होगा कार्य बट्टे समय। यानी अगर हम बोलें पावर पी बराबर डब्लू, कार्य इक्वल अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे से हमको ये फॉर्मूला मिल गया। और शक्ति का जो मात्रक है ये पूछा गया था एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये है वॉट। ठीक है, इसका प्रतीक डब्लू है, इसका मात्रक जेम्स वॉट, जो जिनका जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था 1736 से 1819 के बीच में। इनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है वॉट। ठीक है, जेम्स वॉट ने इसको जेम्स वॉट के नाम पे ही इसका क्या नाम रखा गया है? वॉट रखा गया है। एक वॉट उस अधिक अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। ठीक है, तो 1 वॉट क्या है? उस एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा की उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो शक्ति क्या होगी? 1 वॉट होगी। 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, या 1 वॉट यानी 1 डब्लू बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ पे इसने इसको क्या कर दिया? मात्रक के रूप में दिखा दिया है। हम ऊर्जा का स्थानांतरण उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। तो 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, और इसका कोरिलेशन मैंने आपको एक अलग सी वीडियो में समझा रखा है, तो आप उसको वहाँ से भी समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें और अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो उसको करते हैं, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम यहाँ पे और चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल हम पहले देख लेते हैं। तो 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन करना है यहाँ पे। तो कि ये बताना है हमको कि वो कितना यूनिट, आपने घर में देखा होगा ना मीटर में हम यूनिट देखते हैं जब बिल आता है, तो ये बताना है कि कितना यूनिट वहाँ पे बिजली खर्च होगी। ठीक है, तो सबसे पहले है विद्युत बल्ब की शक्ति है जो हमको दे रखी है 60 वाट दे रखी है। इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है? 60 वाट को इसने किलोवाट में बांट रखा है। तो किलोवाट में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे किलोवाट में बांटने के लिए हमको 60/1000 करना पड़ेगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6/100 होता है हमारा 0.06 किलोवाट। ठीक है, अब इससे आगे अगर मैं आपको बताऊं तो उपयोग किया गया जो समय है वो है 6 घंटे। अब ये 6 घंटे कैसे आया? ये 6 घंटे हमको मित्रों क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद देखो आप, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा लिया गया समय। तो शक्ति यहाँ पे कितनी है? शक्ति हमने अभी निकाले कि 0.06 किलोवाट, और यहाँ पे हमने टाइम देखा कितना है? 6 घंटे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में लिखा गया है शक्ति गुणा लिया गया समय। ये कहाँ से आया था? अभी हमने जो ऊपर देखा था वहीं से आ रखा है। तो 6 × 6 होता है 36, तो 0.36 किलोवाट घंटा हो जाएगा। इसका क्या होगा यहाँ पे? इतना यूनिट, यानी 0.36 यूनिट खर्च होगी बिजली। अगर हम एक दिन में 60 वाट के बल्ब को 6 घंटे जलाते हैं तो वहाँ पे जो हमारी बिजली की खर्च होगी वो कितनी होगी? 0.36 यूनिट। ठीक है, आप इस तरीके से अपने घर की बिजली को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपके यूनिट आ रहे हैं वो किस प्रकार से कैलकुलेट हो रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, आप इसकी जांच भी अपने घर में कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, ये जानने से पहले एक और मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो अब लॉन्ग तो हो ही गई है तो इसको थोड़ा और लॉन्ग करते हैं। तो साथ में आप एक और एग्जांपल देख लो आप मेरे साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बेसिकली क्या है ना दोस्तों, इसके आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे इस चैप्टर से बहुत, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत से क्वेश्चंस देख लिए हैं, है ना। तो क्वेश्चन देख लिए हैं तो क्या है कि क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेंगे, और साथ में आपको जो मैंने आज बताया था कि गति संरक्षण का जो नियम बताया था मैंने, कि ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर याद कर लें। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही में
ये जो न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल भी हमको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। तो यहाँ पे इसने दे रखा है कि दो लड़कियाँ हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक का भार यहाँ पे दे रखा है 400 न्यूटन। इतनी हल्की लड़कियाँ हैं, ठीक है। एक रास्ते पर 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है, यानी ये क्या कह रहे हैं कि 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि हम एक लड़की का नाम ए रख देते हैं तथा दूसरी का नाम क्या रख देते हैं, बी रख देते हैं। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए ने क्या है कि 20 सेकंड का समय लेती है। यानी जो लड़की है ए, वो 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने में कितना समय ले रही है, 20 सेकंड। जबकि जो दूसरी लड़की है बी, ये कितना टाइम लेती है, ये लेती है 50 सेकंड, ठीक है। जबकि इनका भार दोनों का क्या है, 400 न्यूटन है, लेकिन फिर भी एक ने 20 सेकंड लिए, एक ने 50 सेकंड लिए, ठीक है। तो प्रत्येक लड़की द्वारा यहाँ पे जो व्यय की गई शक्ति है, इसका परिकलन कीजिए। अगर यहाँ पे हम बेसिकली 400 न्यूटन नहीं दिया होता तो हम अपने दिमाग में यही सोचते कि जो 50 सेकंड ले रही है लड़की, वो भारी होगी, यानी वो मोटी होगी, तभी उसने क्या किया, ज़्यादा समय लिया। लेकिन यहाँ पे हमको पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दी है कि इनका भार 400 न्यूटन दे रखा है, इसलिए आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि जो दूसरी लड़की है वो मोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो ये वाली लड़की है ए, इसने क्या किया है, इसने ज़्यादा पावर लगाई होगी, ठीक है, ये बहुत तेज़ तेज़ गई होगी। जबकि जो बी वाली लड़की है, इसने क्या किया होगा, कम पावर लगाई होगी, तब ये इसको ज़्यादा समय लगा, ठीक है। आप इस प्रकार ना क्वेश्चंस को इस प्रकार रिलेट करो कि आप उसको पहले उसकी थ्योरी समझ जाओ, ताकि उसका जो न्यूमेरिकल है उसको हम 2 मिनट में ही सॉल्व कर दें, ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। दोनों लड़कियों, यानी अब ये जो क्वेश्चन है ये दो भागों में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक लड़की यानी ए द्वारा कॉमा बी द्वारा, दोनों के द्वारा जो व्यय की गई शक्ति है, इसको हमको ज्ञात करना है कि दोनों ने कितनी शक्ति लगाई कि उनको 20 सेकंड और 50 सेकंड में ऊपर जाना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए हमको ये दो पार्ट में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ए के बारे में कि वो जो है कि कितने तेजी से गई कि वो 20 सेकंड में ही ऊपर पहुंच गई। यानी उसने 8 मीटर की जो ऊंचाई है वो 20 सेकंड में तय कर ली है। इसके लिए उसको कितनी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि लड़की ए द्वारा जो व्यय की गई शक्ति है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो लड़की का जो भार है वो कितना है, वो है mg, और जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है 400 न्यूटन, ठीक है। 400 न्यूटन दे रखी है इसकी वैल्यू। इसके बाद हमको दे रखा है विस्थापन। विस्थापन मतलब ऊंचाई, जो कि वो ज़मीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो ये 8 मीटर, तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा, हमारा 8 मीटर हो जाएगा। तो दो चीज़ें हमको मिल गई यहाँ पे। समय हमको दे रखा है, समय कितना है, समय उसने ले रखा है t, t इक्वल टू 20 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने लिखा है समीकरण 11.8। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे समीकरण 11.8 नहीं लिखोगे। आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे आप लिखोगे चूंकि हमें पता है शक्ति बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बट्टे लिया गया समय होता है। तो उससे आप सीधे यहाँ पे ये चीज़ लिखोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन हल करना शुरू करोगे, ठीक है। अगर आप वहाँ पे ये लिखते हो 11.8 तो वहाँ पे एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि 11.8 क्या है, ये चीज़ कहाँ से आई है। तो ये वहाँ पे कन्फ्यूजन वाला चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो अब देखते हैं कि शक्ति यहाँ पे P की वैल्यू कितनी मिल रही है, कि उसने कितना यहाँ पे शक्ति खर्च की है। तो यहाँ पे होगा किया गया कार्य बट्टे लिया गया समय। तो mgh अपॉन टी। तो mg की वैल्यू हमको मिली है 400, h की वैल्यू हमको मिली है 8, अपॉन क्या होगा 20 सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना है 20 सेकेंड है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो तो जीरो से ये वाला जीरो कट गया, इसको 2 से काटो तो ये कट गया यहाँ पे 4 बार, तो 4 चक्कू 16, यानी 160 वाट, ठीक है। अब हमने ये W क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है कि हम इसका जो मात्रक होता है उसको हम W में लिखते हैं। तो W को हम ये भी बोल सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। W को हम न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी वाली जो लड़की थी, यानी जिसको
आपको देख के लगा कि ये मोटी होगी, लेकिन वो मोटी नहीं थी, वो बहुत आलसी थी। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, बहुत स्लो स्लो वो चली ऊपर को। अगर वो स्लो स्लो जाएगी तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, तो यही कारण हुआ कि उसने शक्ति का कम उपयोग किया। अब इसने कितना किया है, 160 किया है। तो अब देख लेते हैं कि जो दूसरी वाली लड़की है इसने कितना किया, इसने कितनी शक्ति लगाई। अगर ये भी 160 लगाती तो क्या होता कि ये भी 20 सेकंड में पहुंच जाती, लेकिन ये थी बहुत आलसी। ठीक है, लड़की बी द्वारा व्यय की गई जो शक्ति है वो है लड़की का भार, जो कितना है यहाँ पे 400, यानी ये चीज़ तो सेम हो जाएगी और ऊंचाई भी सेम हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो होगा टाइम में, जो कि उसने 20 लिया था और इसने कितना लिया, 50 लिया। तो सेम फॉर्मूले हम इसको डालेंगे, तो यहाँ पे भी 0 से 0 कट जाएगा, 5 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40। तो 8 इंटू 8 कितना होता है, 64। तो यहाँ पे इसने जो कुल मिला के शक्ति का उपयोग किया है वो कितना किया है, 64 वाट का। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो न्यूटन मीटर बट्टे सेकंड है। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो हम कहीं पे ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकंड इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो, लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति 160 वाट है तथा लड़की बी द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी है, 64 वाट है। ठीक है, आई थिंक आपको ये अब वाला एग्जाम्पल अब ठीक से समझ में आ गया होगा। तो अब ये देखते हैं कि जो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है वो क्या है। तो जूल ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक है, अतः यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, असुविधाजनक होता है। इसलिए हम ऊर्जा का क्या है, एक बड़ा मात्रक का उपयोग में लाते हैं, जिससे कि हम क्या कहते हैं, किलोवाट कहते हैं। क्या कहते हैं, किलो, KWH। ठीक है, 1 किलोवाट से क्या तात्पर्य है, तो ये भी देख लेते हैं। तो हमारे पास एक मशीन है जो कि 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है। ठीक है, यानी ये क्या करती है, 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाएं तो क्या होगा। अगर पहले तो हमने सिर्फ देखा कि 1 सेकंड में कितना है, 1000 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं 1 घंटे तक। तो 1 घंटे तक देखेंगे तो वहाँ पे देखो कितना किलोवाट हो रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा इस प्रकार, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने से व्यय होती है। तो यानी 1 किलोवाट हमको तब मिलेगा, 1 किलोवाट घंटा हमको तब मिलेगा जब हम ये देखेंगे कि कोई भी मशीन है वो 1 किलोवाट की जो ऊर्जा है वो 1 घंटे तक उपयोग करने में कितना व्यय कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इसकी वैल्यू हमको मिलती है वो मिलती है, यहाँ पे आप देखो 1 KW × H हो जाएगा। ठीक है, तो H की वैल्यू होती है 3600 सेकेंड, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे देखो आप, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ठीक है, तो ये आपको बार बार निकालना नहीं है, ये आपको याद कर लेना है यही कि 1 किलोवाट घंटे में जो है कि 3.6 गुणा 10⁶ जूल होते हैं। तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। तो अब लास्ट में ये सीख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा और हमको क्या क्या यहाँ से चीज़ें जानने को मिली हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि किसी पिंड पर किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। कार्य का जो मात्रक है वो है जूल, अर्थात 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। ठीक है, किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया जो कार्य होगा वह भी क्या होगा, 0 होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। यानी अगर किसी में कार्य करने की क्षमता है तो यानी उसमें क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है। ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। इसके बाद आप देखो, किसी गतिमान पिंड में उसके गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी गतिमान पिंड
में गति होगी उसके कारण जो ऊर्जा आएगी उसी को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। ठीक है, ये वाला चीज हमने देखा था पिछली वीडियो में। इसके बाद देखो आप जी, अगला है वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, अभी देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने आज ही पढ़ रखा है इसलिए आपको याद होगा। ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक ही रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको विनाश किया जा सकता है। रूपांतरण से पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी आज की वीडियो में। इसके बाद देखो, प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा एक्स्ट्रा। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है इस चैप्टर में बहुत भली भांति। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था आज। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तथा शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो कितना होता है, उसको हम वाट कहते हैं। और वाट किसके नाम पे रखा गया है, जेम्स वाट के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था आज। इसके बाद देखो, एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया था लास्ट में, वो किया था 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh के बराबर होती है। जहाँ पे हमने इसकी जूल में जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक है, ये जो यहाँ पे वैल्यू आर की है इसकी, इसको भी आप ज़रूर याद रख लें, क्योंकि आपको जो है कि बेसिकली क्या करना होगा कि यही वैल्यू पुट करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो आई थिंक बहुत टाइम हो गया है इस वीडियो को। तो इसके बाद जो चैप्टर है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ाऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में, आज की वीडियो में नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। तो अगला जो हमारा चैप्टर है ये है साउंड यानी ध्वनि। तो ध्वनि के बारे में मैं आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा और एक एक करके जितने भी फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको हम कवर करेंगे अपनी वीडियोस में। और आपने ये कार्य और तथा ऊर्जा की जो 2 वीडियो हैं पहले वाली, ठीक है, बेसिकली वो बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, 10 से 15 मिनट की वीडियो हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है गाइस, तो आप उनको जाके ज़रूर देखें। और मैंने अपने चैनल पे NCERT 9th साइंस नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको पढ़नी है साइंस बेस से यानी 0 लेवल से, तो आप चैप्टर 1 से वहाँ से शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे कि मैंने चैप्टर 1 से लेके अभी तक यहाँ जो भी ये चैप्टर चल रहा है 11 चैप्टर पूरे हो गए हैं, जो कि लगभग 30 से 40 पार्ट में मैंने कवर किए हैं। और वीडियो जो है कि बहुत छोटी छोटी हैं, यानी 15 से 20 मिनट की मैक्सिमम वीडियो हैं। ठीक है, 20 से 1 मिनट जो ज़्यादा की हैं वीडियो वो 1-2 ही होंगी, जो कि 21-22 मिनट की होंगी। ठीक है, तो आप इनको क्या है कि छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं। रोज़ एक एक वीडियो देखिए। यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर बुक से पढ़ रहे हो, साथ में आप वीडियो भी देख ले रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो है कि आपको पता चलेगा कि बुक में पढ़ने से और वीडियो देखने से दोनों में आपको क्या कौन सी चीज़ें अलग अलग लग रही हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो और आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको उनसे बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ में मैं 10th की भी पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपके आसपास में कोई 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप उनको मेरी NCERT 10th की प्लेलिस्ट सुजेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आके आप सिर्फ एग्जाम्पल्स भी अगर कर लेते हो, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ और कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करवा रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन वीडियोज़ को भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, जिसमें कि बेसिकली आपकी जो काम का है वो रहेगा
हिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी एसएसटी भी होती है तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ा बहुत। और एमसीक्यू की अगर आप क्वेश्चंस करना चाहें जीके से रिलेटेड तो वो भी आपको वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।